अरे सर, जेंजी से बात ही नहीं करनी आती आप जैसे बूमर्स को। आप ना पहले जेंजी के स्लैंग सीखिए और थोड़ा कैजुअल होना सीखिए यार। जी हाँ, तो मैं बूमर हूँ और सिर्फ मैं ही नहीं, प्रशासन बूमर है और बल्कि शायद दिल्ली पुलिस भी बूमर है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की ओर से एक नया आदेश आया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अपने लोअर कमिश्नर को, स्पेशल कमिश्नर इंटेलिजेंस के कमिश्नर को और पीएसी के स्पेशल कमिश्नर को यह आदेश दिया है कि वे जैन जी को समझें, क्योंकि अगर वे सड़क पर उतरे तो पता होना चाहिए कि पुलिस को क्या करना है, उन्हें कैसे रोकना है, कितनी ताकत इस्तेमाल करनी है। अब हर कदम के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। कमिश्नर ने सभी अफसरों से कहा है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन ये जो डर है, सवाल है किससे है? क्या इन युवाओं से है या उन मुद्दों से है जिन मुद्दों को लेकर जेन जी बाहर आ रहे हैं? ऐसा कहा जाता है कि यह सदी जेन जी की सदी है। फिर जिनकी सदी है उनसे क्या भय है? सिस्टम में क्या असंतुलन है जिसकी वजह से लोगों को, हम तमाम लोगों को जेन जी समझ नहीं आ रहा है? जिन लोगों को नहीं पता, जेन जी वह पीढ़ी है जो इंटरनेट के साथ बढ़ी हुई है। वह पीढ़ी है जिसने कभी ऐसी दुनिया देखी ही नहीं जब इंटरनेट नहीं था। लेकिन सवाल है कि ये सब लोग कौन हैं? क्या ये सब एक जैसे हैं? क्या जैन जी एक ही जैसा सपना देखते हैं? क्या सब एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा महसूस करते हैं? वी कॉल देम लेजी, समटाइम वी कॉल देम वोक, sometimes we call them entitled, but I have to tell you that painting the entire generation with a single brush, probably there is something wrong with it. जैन जी ने पूरी दुनिया में, अगर आप उनकी संख्या देखें तो इस समय आधी जनसंख्या, 2.5 अरब के करीब लोग जो हैं वह जैन जी से आएंगे। भारत में यह जनसंख्या शायद और भी ज्यादा होगी। तो क्या सारे जैन जी एक जैसे होते हैं? हमें इसे समझना पड़ेगा। तो चलिए बूमर की नजर से देखने की कोशिश करते हैं कि जेन जी कौन है। असली सवाल यह है कि क्या वास्तव में पूरी की पूरी पीढ़ी को एक लेवल से, एक तरीके से या एक ही नजर से समझा जा सकता है? क्या उस लड़की जो कि जेन जी की लड़की है, वह जो दूर दराज के किसी गांव में रहती है, किसी स्कूल तक पहुंचने के लिए उसे 2 घंटे पैदल चलना पड़ता है, क्या हम उसकी तुलना दूसरे उन जेन जी से कर सकते हैं जो एआई का पूरा एक स्टार्टअप बना रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी पीढ़ी हमारी है? मुझे लगता है कि हमारी पीढ़ी जेन जी को मिसरीड कर रही है। तो आज के वीडियो में हम इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र चौहान, आपका स्वागत है प्लीज सिट डाउन में। पिछले साल बांग्लादेश में जो घटित हुआ, या इसी साल नेपाल में जो देखने को मिला, और इससे पहले हमने जैस्मिन रेवोल्यूशन के केस में ये चीजें देखी थी, कुल मिलाकर ये जो नई पीढ़ी के आंदोलन हैं, ये बहुत बार हमारी पीढ़ी के लोगों को समझ में नहीं आते रहे हैं। क्योंकि हमारे समय में आंदोलन का मतलब था एक लंबी तैयारी, नेतृत्व का होना और नेतृत्व की बात को माना जाना। लेकिन अब जिस किस्म का जेन जी डेफिनेशन दिखाई देती है, उसमें माना जाता है कि आंदोलन ऐसे आते हैं जो कि लीडरलेस होते हैं, जो रातों रात खड़े हो जाते हैं और शायद रातों रात समाप्त भी हो जाते हैं। तो हमें उन्हें समझना पड़ता है, क्योंकि बार बार दोष दे दिया जाता है कि ये जेन जी की वजह से है, जेन जी पीढ़ी ऐसी है, उसे नहीं समझ में आता किस बात पर उद्वेलित होना है, उसे नहीं समझ में आता कि कौन सी बातें चिंता सरोजगार की बातें हैं, अराजकता उसे पसंद आने लगती है, इत्यादि इत्यादि। इसी वजह से दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो हैं सतीश गोलचा, उन्होंने बाकायदा 3 यूनिटों को, इंटेलिजेंस को, ऑपरेशन को और आर्म पुलिस, इन सबको हेड करते हैं स्पेशल कमिश्नर, उनको ये आदेश दिया कि एक कंटिंजेंसी एक्शन प्लान बनाएं। एक ऐसा एक्शन प्लान कि अगर नेपाल जैसी घटना, बांग्लादेश जैसी घटना दिल्ली में होने लगे तो वो जो जेन जी विस्फोट होगा, क्या हम उसके लिए तैयार हैं, या पुलिस उसके लिए तैयार है, या जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो उसके लिए तैयार हैं या नहीं, और क्या उनके पास ऐसी तैयारी इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग है कि वो इस किस्म के होने वाले उभार को कंट्रोल कर सके? क्या उनके पास नॉन लीथल हथियार हैं भी कि नहीं? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक कुछ युवा सड़क पर उतरे और आप उन पर गोली चला देंगे। आपको नॉन लीथल हथियारों की जरूरत पड़ेगी, आप उन्हें डराने की कोशिश करेंगे, नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे, कुछ प्रोटोकॉल तैयार किए जाएंगे, क्योंकि इनको उसी तरीके से नहीं समझा जा सकता जिस तरीके से अब तक के आंदोलनों को समझा जा रहा था। और इसका दोष किसे किया गया? इसके लिए जो माना गया वो ये है कि जेन जी सोचती ही ऐसे है। तो क्यों ना इस
जेन-ज़ी को और गंभीरता से समझें कि क्या ऐसा तो नहीं कि हमने केवल एक पंचिंग बैग की तरह जेन-ज़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये एक चर्चित बज़वर्ड बन गया है। ये एक ऐसा शब्द बन गया है जिसे लेकर आप बहुत सारी अपनी चीज़ों को बजाय बहसों पर जाने के, नीतियों पर जाने के, आप कह देते हैं कि जेन-ज़ी की वजह से ऐसा हो रहा है और इस तरह से एक नैरेटिव तैयार हो गया। एक नैरेटिव में यह पीढ़ी गैर गंभीर है। एक नैरेटिव की इस पीढ़ी को कुछ समझ में नहीं आता। यह पीढ़ी तो इसलिए सड़कों पर आ जाती है क्योंकि कुछ दिन उनको इंटरनेट नहीं मिला, जैसा कि नेपाल के लिए कहा गया। मुझे लगता है कि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये नहीं है क्योंकि दरअसल एक पूरी पीढ़ी को एक जैसा मानने में ही परेशानी है। बड़ी रोचक बात यह है कि जेन-ज़ी की यह छवि भी उन्हीं औजारों से बनी है जिन्हें जेन-ज़ी के साथ जोड़ा जाता है। यानी डिजिटल नैरेटिव्स का जो पूरा का पूरा सवाल है, जिसमें कि हम देखते हैं कि डिजिटली तय किया जाता है कि कौन सी पीढ़ी कैसी है। एक तरह का जो इसका खामियाजा है वह पीढ़ी भुगत रही है जिसे डिजिटल नेटिव्स कहा जाता है। ये वह पीढ़ी है जिनकी दुनिया में मोबाइल है, इंटरनेट है, ग्लोबल कनेक्टिविटी है और पहले दिन से है। ये वह पीढ़ी है जिनके पैदा होने के बाद उनकी माँओं ने अपने मोबाइल फ़ोन से इनकी तस्वीरें भेजकर व्हाट्सएप के उस ग्रुप में भेजी जो फैमिली ग्रुप था कि देखिए समबडी हैज़ अराइव्ड। यानी कि इन पहले दिन से इनकी इतने तस्वीरें ली गई हैं, इनको लगातार इस डिजिटल दुनिया का ऐसा सिटीज़न बनाया गया है कि ये ऐसी दुनिया की कल्पना नहीं करते जिस दुनिया में इंटरनेट न हो। लेकिन इस बात को समझिए कि क्या यह ग्रुप एक मोनोलिथिक ग्रुप है? क्या वास्तव में ये मोनोलिथिक है या फिर ये एक रेनबो की तरह है जिसमें उसी तरह डाइवर्सिटी है जैसे किसी भी पीढ़ी में डाइवर्सिटी होती है? मेरे ख्याल से इस डाइवर्सिटी पर थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि सच्चाई ये है कि हमारी जो शिक्षा, नौकरियों को लेकर नीति है, राजनीति को लेकर जो फैसले किए जा रहे हैं, अक्सर वे इस तरह के स्टीरियोटाइप्स पे टिके हुए होते हैं, जो स्टीरियोटाइप्स दरअसल सच्चे नहीं है। पूरी की पूरी पीढ़ी एक जैसा सोच ही नहीं सकती। पूरी की पूरी पीढ़ी के संघर्ष एक जैसे नहीं हो सकते। आज के वीडियो में हम इसी बात पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। हम समझने की कोशिश करें क्या वास्तव में दिस मिथ ऑफ होमोजेनियस जनरेशन, क्या हम इस मिथ के शिकार तो नहीं है और वास्तव में एक मिथ है कि नहीं है। हम जेन-ज़ी जिसे मान रहे हैं 1997 से 2012 के बीच इन लोगों का जन्म हुआ, जिनकी संख्या पूरी दुनिया में लगभग 2.5 अरब है, लेकिन इनमें से अधिकांश लोग जिनकी जो परिभाषा आप इंटरनेट पर देखते हैं, वो परिभाषा कहां से आती है या वो रिपोर्ट्स कहां से आती हैं, उनका संबंध अमेरिका के जेन-ज़ी के साथ होता है या यूरोप के जेन-ज़ी के साथ होता है। अगर आप 2021 की यूएन रिपोर्ट को देखो तो जेन-ज़ी का 85% से ज्यादा हिस्सा यूरोप में नहीं रहता है, अमेरिका में नहीं रहता है, वो ग्लोबल साउथ में रहता है, वो अफ्रीका में रहता है, वह भारत जैसे जो दक्षिण एशिया का जो इलाका है उसमें रहता है। और इसलिए जब आप एक ऐसी डेफिनेशन को जो कि जेन-ज़ी डेफिनेशन ऑफ यूरोप या जेन-ज़ी डेफिनेशन ऑफ यूएस है, भारत पर भी लागू करने की कोशिश करते हैं, नेपाल पे भी लागू करने की कोशिश करते हैं विद द असम्पशन कि चूंकि इंटरनेट सबको उपलब्ध है और इंटरनेट पे सामग्री सबको एक जैसी उपलब्ध है, इसलिए इन लोगों की सच्चाई भी एक जैसी होगी। मुझे लगता है कि ये अतिवादी बात है, क्योंकि सच्चाई ये है कि अभी तो इवन इंटरनेट का पेनिट्रेशन इन समाजों में शायद 20-25% से ज्यादा नहीं है। बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति वास्तव में नेट कनेक्टेड हो गया है। अभी भी हमें डिजिटल डिवाइड की चीज इन समाजों में देखने को मिलती है। इसके अलावा ये जो वन साइज फिट ऑल है, इसका सबसे बड़ा खतरा ये है। पश्चिम से का डेटा है, यूरोप का डेटा है, यूएस का डेटा है और आप उसे कॉपी पेस्ट करके अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं विकासशील देशों में, साउथ एशिया में, अफ्रीका में। और इन देशों का मसलन सोच के देखिए कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के बच्चे हैं, यदि उनके परिवार में एक मोबाइल फोन हो भी, तब भी क्या एक मोबाइल फोन के आधार पर इस पूरे के पूरे परिवार के युवा बच्चों को डिजिटल नेटिव कहा जा सकता है? ये सही है कि उनको कुछ डेटा मिल रहा होगा, लेकिन उनका जो 2 GB का डेटा है वो 4K नेटफ्लिक्स को कितनी देर तक सह पाएगा, कितना उसमें उनको कनेक्टिविटी मिल पाएगी, उस पर भी विचार कीजिएगा। Then there are other factors. For example, just think of the economic divide within Gen Z. जैसे आप Gen Z को एक मोनोलिथिक, एक तरह का एक ही नजर से देखा जा सकने वाला समुदाय मानते हैं, तब आप भूल जाते हैं कि Gen Z जो है वह ऐसे समय में बड़े हो रहे हैं जहां अगर आप ILO की रिपोर्ट देखें तो 18.3 करोड़ लोग जो हैं बेरोजगार हैं। इनमें से अधिकांश लोग साउथ एशिया, एशिया और अफ्रीका में हैं, जिसका मतलब है कि देयर इज अ ह्यूज इकोनॉमिक डिवाइड विद इन जेन ज़ी। प्लीज समझिएगा, इस पूरी की पूरी पीढ़ी को आप एक जैसा नहीं मान सकते, क्योंकि एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है।
सब लोगों के पास बराबर संसाधन नहीं है। आप सिलिकॉन वैली के 19 ईयर के व्यक्ति की तुलना भारत के 19 साल के उस बच्चे से नहीं कर सकते हैं, जिसकी अभी जो आर्थिक जरूरतें हैं वो शून्य के आसपास की उनकी पूर्ति हो रही है। उनके पास खाने के लिए, उनके पास शिक्षा के लिए और उनके पास अपने डिजिटल फोन रिचार्ज कराने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। भारत की कहानी तो और भी जटिल है। भारत में अपने आप में इतनी ज्यादा डिस्पैरिटी है। अगर आप उसे देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि जरा देखिए कि भारत में बेरोजगार की दर क्या है। अगर आप सीएमआईई की रिपोर्ट 2022 की रिपोर्ट को देखें तो 20 से 24 साल, जैसे कि आप जेनजी में सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रुप मानेंगे, उसमें बेरोजगारी की दर 40% अपने आसपास देखिए। आप पाएंगे कि शिक्षित बेरोजगार बहुत सारे लोग हैं, स्नातक हैं, जो बीटेक किए हुए हैं, एमबीए किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, वो किन नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं? वो ग्रुप डी की जो एमटीएस की नौकरी होती है उनके लिए अप्लाई कर रहे हैं। कई बार वे आपको गिग वर्कर के तौर पर जोमेटो और स्विगी की डिलीवरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस विरोधाभास को समझिए। सारे जेनजी को एक मानने में परेशानी है, ये मानना कि जेनजी में प्रतिभा भरी पड़ी है और वो यूनिकॉर्न्स पैदा कर रहे हैं, वो स्टार्टअप्स तैयार कर रहे हैं। ये कितने छोटे समुदाय का सच है, ये देश भर का सच नहीं है। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी वह दूसरा पक्ष है जो बता रहा है कि चूंकि इस पूरी की पूरी पीढ़ी जिसे आप जेनजी कहते हैं उसमें भी अलग अलग आर्थिक क्षमता के लोग हैं, इसलिए उसे एक ब्रश से पेंट मत कीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये बात गलत है क्योंकि टेक्नोलॉजी इज अ ग्रेट लेवलर। टेक्नोलॉजी जो है वो अवसरों को बराबर कर देती है। चूंकि टेक्नोलॉजी सब लोगों के पास है, सबके पास में स्मार्टफोन है, वही स्मार्टफोन है जो कैलिफोर्निया में किसी के पास है, वही भारत में भी स्मार्टफोन है, इसलिए डिजिटल डिवाइड जो है वो बहुत बड़ी चीज नहीं बची है। सच्चाई ये नहीं है। डिजिटल डिवाइड आज भी सच है एंड एक्सेस इज नॉट द सेम एज एजेंसी। मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल फोन, आपके पास एमआई का, रेडमी का, ओप्पो का एक सस्ता सा मोबाइल फोन है भी, तब भी क्या उस फोन के आपके पास होने का मतलब आपके पास सेम लेवल ऑफ एजेंसी, वही सत्ता आपके हाथ में आ गई जो कि कैलिफोर्निया में बैठे किसी युवा के पास है? नहीं है। देन लेट अस अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स ऑफ दिस जनरेशन। क्या जेनजी जो है उस पीढ़ी की सच्चाई क्या है? बहुत सारे लोग बार बार जेनजी को अराजक पीढ़ी कहते हैं, एक्टिविस्ट पीढ़ी कहते हैं, वोक पीढ़ी कहते हैं। कई बार तो ये बातें कह के आलोचना की जाती है। अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा बार बार वोकिज्म के खिलाफ दी जा रही टिप्पणियों को देखें तो वह इस पीढ़ी के इस वोक शब्द से लगातार परेशान है कि लगातार वोक क्यों है, यह पीढ़ी ऐसे लोगों को क्यों पैदा कर रही है, यहाँ ग्रेटा थनबर्ग क्यों हो रही है, यहाँ पर मलाला यूसुफजई क्यों हो रही है। इस बात को लेकर लगातार चिंताएं दी जाती हैं कि इन लोगों को बड़ी आसानी से उकसाया जा सकता है और इनके पास पर्याप्त दिशा नहीं है और इस वजह से ये एक्टिविस्ट किस्म की ऐसी पीढ़ी है जिसमें एनार्की की गुंजाइश दिखाई देती है। इस बात को समझिए कि यद्यपि ये बात, इसका कुछ हिस्सा सच है कि इस पीढ़ी में चूंकि कम्युनिकेशन तेजी से पहुंचता है इसलिए इनके प्रभावित होने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आप इस पीढ़ी को गैर जिम्मेदार ही घोषित कर देंगे। क्योंकि जो आंदोलन, जिन आंदोलनों को आप अचानक उठे आंदोलन कह रहे हैं, उनके पीछे भी बहुत साउंड बेसिस देखने को मिलते हैं। ये शायद नैरेटिव की बात है कि आप कह दें कि नेपाल के लोग केवल इसलिए सड़क पर आ गए थे क्योंकि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया था, वो एक ट्रिगर हो सकता है। लेकिन नेपाल के युवा मांग क्या कर रहे थे? ये भ्रष्टाचार के खिलाफ थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ का पूरा आंदोलन था ये। और इसी तरीके से भारत में आप सीएनआरसी वाले मुद्दे को देख सकते हैं, आप जातिगत भेदभाव के खिलाफ जो लोग खड़े होते हैं उन्हें देख सकते हैं, या फिर जेनजी, अमेरिका के जेनजी खुद जब वे रेसिज्म के खिलाफ खड़े होते हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। और ये तमाम गंभीर राजनीतिक मुद्दे, इन गंभीर राजनीतिक सामाजिक मुद्दों को आप ये कहकर नकार नहीं सकते कि सबका सब एक तरह की अनार्की है, एक तरह की अराजकता है। नॉट नेसेसरीली। और फिर कौन सा आंदोलन हमेशा नियम कायदों के हिसाब से होता है? उसमें कुछ अराजकता का तत्व तो शायद होता ही है। हो सकता है कि थोड़ा अराजकता का तत्व होना भी चाहिए, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है उसका जो जोश है वो एक अलग तरीके का होता है। ध्यान रखिएगा, आप इस पीढ़ी को कभी तो अपॉलिटिकल कहते हैं, कभी आप एनार्किस्ट कहते हैं, कभी आप वोक कहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही इन लेवल्स को लगाने में कंफ्यूज हैं, एक के बाद एक विरोधी लेवल एक ही पीढ़ी पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि सच्चाई क्या है? किसी भी पीढ़ी की तरह इस पीढ़ी की प्रतिक्रियाएं भी कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होती हैं। जिस समाज में, जिस राज्य में, जिस देश में वे हैं, वहां की आर्थिक स्थिरता की स्थिति क्या है, वहां की कल्चरल सिचुएशन क्या है, वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, उसी के हिसाब से वहां का युवा प्रतिक्रिया करता है। जेन ज़ी भी उसी तरीके से प्रतिक्रिया करता है।
इसलिए ये कहना कि जेन जी पॉलिटिकली रेडिकल है, ये भी गलत है। उसमें आपको पॉलिटिकल रेडिकलिज्म भी दिखाई देता है और कभी-कभी आपको धार्मिक उन्माद में भी दिखाई देते हैं। आखिर हमारे देश में जो लोग वो कांवड़ यात्राओं में जाते हैं, कौन सी पीढ़ी के होते हैं? उनमें से अधिकांश लोग जेन जी की पीढ़ी से होते हैं। क्या वो पॉलिटिकली रेडिकल है एसेंशियली हैं या नहीं है? दोनों बातें संभव है। किसी भी पूरे दुनिया के युवाओं की तरह हमारे युवाओं पर भी वह ही लागू होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी कुछ विशिष्ट समस्याएं नहीं हैं, ऐसी कुछ विशिष्ट अपेक्षाएं नहीं हैं जो कि जेन ज़ी के साथ जुड़ी है। क्योंकि टेक्नोलॉजी निश्चित तौर पर आपके पूरे व्यक्तित्व पर, पूरी पर्सोना पर, पूरी आपकी शख्सियत पर प्रभाव डालती है। ये वह पीढ़ी है, जैसा मैंने कहा, जिसकी पैदा होते ही तस्वीर ली गई थी और फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में डली थी। इसको लगातार उन नई संकल्पनाओं से जूझना पड़ता है जो मेरी पीढ़ी के युवाओं के सामने, बच्चों के सामने नहीं थी। हमें नई परेशानी थी फोमो की, हमें नई परेशानी थी इस किस्म से जुड़ी हुई अन्य चीजों की, जो कि एक तरह की मेंटल हेल्थ और आइडेंटिटी के इश्यूज खड़ी करती है। और इसलिए बाकायदा ये, हालांकि है एक स्टीरियोटाइप, लेकिन कहा जाता है कि जेन ज़ी इज द मोस्ट डिप्रेस्ड जनरेशन। एक पूरी की पूरी पीढ़ी जो शायद अवसाद के मुहाने पर रहती है। कुछ हद तक ये बात एकदम सच भी है, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी विकृति है। लेकिन अगर आप देखें तो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 29 साल के युवाओं में बीमारियों का, इस किस्म की बीमारियां जिन्हें हम मानसिक स्थितियां कहते हैं, वे ज्यादा देखने को मिलती हैं। अमेरिका और यूरोप में ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन इसकी वजह यह भी है कि अमेरिका और यूरोप में वह इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के मेंटल हेल्थ को लगातार जांच करता है और उसके आधार पर डेटा तैयार करता है। भारत जैसे देशों में तो ये मेंटल हेल्थ अपने आप में एक ऐसा स्टिग्मा है, एक ऐसा टैबू है, जिसके बारे में कम लोग बात करते हैं। अधिकांश लोग टेस्टिंग से दूर बचते हैं। लगभग 80% युवाओं तक तो एक्सेस ही नहीं है मेंटल हेल्थ की जो स्थितियां होती हैं उनकी जांच की या उसकी थेरेपी की या इस तरीके से। लेकिन ये बात सच है कि इन लोगों की एक आइडेंटिटी बनी है। जेन ज़ी आइडेंटिटी एक अलग आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी में कुछ अलग तरह की चीजें जो अब तक दूसरी पीढ़ियों में कम देखने को मिलती थी, वो दिखाई देती हैं। हमें जेंडर के सवालों पर यह देखने को मिलता है, हमें होमोसेक्सुअलिटी या क्वेयर यूथ विजिबिलिटी को लेकर ऐसा देखने को मिलता है, हमें प्राइड परेड देखने को मिलती है। इस तरह की कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। कई बार इन लोगों को इसकी वजह से हिंसा को भी सहना पड़ता है। एलजीबीटीक्यू को लेकर पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो नकारात्मक छवि रही है, उसकी कीमत भी इन लोगों को चुकानी पड़ती है। तो एलजीबीटीक्यू के वाले हिस्से पर हम लोगों को इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि इस वाली पीढ़ी की कुछ अलग चिंताएं हैं। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं जिसने हाल में वे घटनाएं को जन्म दिया, जिनकी वजह से ये सारे बदलाव हो रहे हैं। अभी सितंबर 2025 में नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया और वहीं से एक ट्रिगर हुआ, एक तरह की चिंगारी भड़क उठी। नेपाल पहले से ही भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक ठहराव से जूझ रहा था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल 180 देशों में 107वें स्थान पर था। इसका परिणाम यह हुआ कि विरोध भड़क उठा और यह विरोध किसी पारंपरिक पार्टी या नेता से नहीं, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स की वजह से या गुमनाम फोरम्स की वजह से उसका असर होता है और युवा जो है वो सड़क पर आते हैं। और ये कोई एक सिंगल मोनोलिथिक किस्म का विरोध डेफिनेटली नहीं था। वे ऐसे ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो कि जेन ज़ी के द्वारा देखे जाने वाले, मान लीजिए एनिमे किस्म के कैरेक्टर्स का इस्तेमाल अपने प्रतीकों के तौर पर करना शुरू करते हैं, उस म्यूजिक का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। लेकिन परिणाम भयावह होते हैं। संसद जला दी जाती है, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, 75 लोग मारे जाते हैं, 2000 से ज्यादा लोग घायल होते हैं, मंत्रियों को, अफसरों को सड़कों पर पीटा जाता है, उनके घरों को आग लगा दी जाती है। एक तरह की पूरी अराजकता आपको नेपाल में दिखाई देती है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह थी कि इसका कोई नेता नहीं था, कोई पार्टी नहीं थी, कोई एक सिंगल चेहरा नहीं था। यहां तक कि जब इनकी बातें मान ली जा रही थी तो ये तय नहीं कर पा रहे थे कि इनको प्रधानमंत्री किसे बनाना है। उस बात को लेकर तक भी असहमतियां थी। लगभग सब पार्टियों को लेकर लोगों की नाराजगी थी। इंटरनेट शटडाउन से जो चीज शुरू होती है वह हम देखते हैं कि एक ऐसे विरोध में बदल लेती है, एक ऐसे विरोध में परिवर्तित हो जाती है जहां पर सब कुछ डिसेंट्रलाइज था। कोई एक सेंट्रलाइज जगह नहीं थी, सत्ता का पूरा एक सिंगल ढांचा नहीं था। ये दरअसल वह चीज थी जिसने दिल्ली को, दिल्ली पुलिस को, दिल्ली की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको भी डरा दिया, क्योंकि दिस ब्लूप्रिंट टेरिफाइज इवन द दिल्ली एस्टेब्लिशमेंट।
इसी वजह से ये दिल्ली कंटिजेंसी प्लान आया, क्योंकि ध्यान रखिएगा, भारत नेपाल जैसा छोटा देश नहीं है। भारत उस तरह की अराजकता को स्वीकार कर सकने, सह सकने लायक देश नहीं है जैसा कि नेपाल में हो रही थी। भारत एक बहुत बड़ा देश है। इसीलिए ये दिल्ली कंटिजेंसी प्लेबुक की बात हुई, कुछ ऐसे टूल्स की बात हुई, कुछ ऐसी टैक्टिक्स की बात हुई, सर्विलेंस बढ़ाने की बात हुई, क्योंकि दिल्ली में के गलियारों में अलार्म बज चुका था, खतरे की घंटी बज चुकी थी। और इसलिए कमिश्नर जो सतीश गोलचा हैं, उनको ये निर्देश मिला और उन्होंने वास्तव में 3 डिपार्टमेंट्स को शामिल किया। जैसा हमने कहा कि उन्होंने इंटेलिजेंस को शामिल किया, डीएपी को शामिल किया और जो ऑपरेशंस होते हैं, और उनको कहा गया कि नेपाल में जो हुआ उसको थोड़ा गहराई से स्टडी कीजिए और एक विस्तृत कंटिजेंसी प्लान बनाइए। इस प्लान में क्या है? इस प्लान में 4 प्रमुख हिस्सों की बात की गई है। एक तो लगातार निगरानी होगी, इसलिए, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए होगा? जैसा मैंने कहा, नॉन लीथल हथियार जो हैं उनकी गणना, उनको गिन लिया जाए, उनकी इन्वेंट्री की जाए, कितने अवेलेबल हैं, उसके लिए जो रबड़ बुलेट्स, एम्यूनिशन चाहिए होते हैं, वाटर कैनन चाहिए होती है, टीयर गैस चाहिए होते हैं, साउंड बम चाहिए होते हैं, इस तरह के जो नॉन लीथल वेपन है जिनसे कि जिस पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसकी मौत नहीं होगी, लेकिन वह एक डेटरेंट होगा, उसको चोट लगेगी, इस कारण वह पीछे हो जाएगा। इनका पूरा का पूरा इन्वेंट्री करना, इनका हिसाब करना और जरूरत पड़े तो खरीदारी करना, एक चीज तो यह थी। दूसरी चीज कहा गया कि इसमें जो निगरानी तंत्र है, जो सर्विलेंस है, जो हमारी जो दिल्ली के बॉर्डर्स हैं उनको पूरी तरह से सिक्योर करना, संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी करना, डाटा कलेक्ट करना, मॉनिटरिंग करना, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक तरह की क्विक रिस्पांस यूनिट्स को तैयार करना, ये दूसरी चीज थी। लेकिन चूंकि ये जेंजी को समझने और उस पर नियंत्रण करने का तरीका है, तो इसलिए इसमें सबसे बड़ा हिस्सा साइबर इंटेलिजेंस का और फेक नैरेटिव्स को कंट्रोल करने का। ये अलग बात है कि फेक नैरेटिव राज्य की नजर में क्या होगा, पुलिस की नजर में क्या होगा, आम लोगों की नजर में क्या होगा, लेकिन अफवाहों का तंत्र, नैरेटिव का तंत्र जो है, पुलिस सोशल मीडिया पर अपनी टीम एक्टिवेट करेगी और देखेगी कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कहीं जानबूझकर कहीं लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही हो, फेक नैरेटिव चलाए जा रहे हो जिससे कि लोग भड़के, सूचनाएं इस तरीके की जा रही हों, और उन पर नियंत्रण करने की कोशिश करना। और फाइनली, अगर ऐसा हो ही जाए तो फिर आपको केवल दिल्ली पुलिस से काम नहीं चलेगा, आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी। तो उनकी एक स्टैंड बाय लिस्ट, हर डिस्ट्रिक्ट को पता हो कि आसपास सीएपीएफ की, सीआरपीएफ की या बीएसएफ की या सीआईएसएफ की कहाँ-कहाँ यूनिट्स उपलब्ध हैं, उनको उनकी जरूरत पड़े तो उनमें से कितनी यूनिट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, इत्यादि दे वो लॉजिस्टिक्स पूरी की पूरी तैयार करना, ये एक और स्टैंड था। कुछ लोगों का कहना है कि दिल्ली शायद ओवर रिएक्ट कर रही है, और ये बात सच भी हो सकती है कि दिल्ली ओवर रिएक्ट कर रही हो, लेकिन ये भी सच है कि दीज आर द थिंग्स nobody can take chances with। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो डर है, यह प्रोबेबिलिटी का भले ही ना हो, पॉसिबिलिटी का तो डेफिनेटली है ना। हो सकता है, बार बार कहा जाता है कि ये देश बहुत बड़ा देश है, इस देश के पास बहुत बड़ा तंत्र है, इस देश में बांग्लादेश और नेपाल वाली चीजें आसान नहीं है होनी, और सही बात है, आसान नहीं होनी, लेकिन क्या संभव भी नहीं है होनी? इट मे नॉट बी प्रोबेबल बट इट इज पॉसिबल। इसलिए इस तरह की तैयारी की जरूरत पड़ रही। तो मुझे लगता है दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, उसका काम है ये करना, पहले से तैयार होना। इसको लेकर हमें बहुत ट्रिगर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह इस पीढ़ी को समझने में हमारा जो इंटेलिजेंशिया है उसकी कमजोरी को भी दिखाता है कि हम देख रहे हैं कि जो लॉ एनफोर्समेंट है वो तो तैयार हो रही है, लेकिन क्या इंटेलिजेंसिया, क्या बुद्धिजीवी समाज, क्या यूनिवर्सिटीज, क्या सरकार के जो इन चीजों को समझने वाले सामाजिक तंत्र हैं, वे इसे समझ पा रहे हैं? उन्होंने अपनी तैयारी शुरू की है। देन द बेसिक क्वेश्चन, ये यूथ आउट ऑफ कंट्रोल होता क्यों है? इसको भी तो जरा विचार करने की कोशिश करें, क्योंकि आज की पीढ़ी के ऊपर बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि बेकाबू पीढ़ी है, इस पर किसी का काबू ही नहीं है, ना माँ बाप की सुनती है, ना टीचर्स की सुनती है, ना सीनियर्स की सुनती है, किसी की नहीं सुनती। 60 के दशक में, 70 के दशक में ऐसा अमेरिका की पीढ़ी के साथ हो रहा था। ध्यान कीजिए, ये वही पीढ़ी थी, वही वक्त था जिस समय वहां पे हिपीज निकल रहे थे, ये वही समय था जिस समय वो लोग सड़कों पर निकल रहे थे। उनको प्रतिरोध के लिए प्रतिरोध करना एक पूरी की पूरी संस्कृति थी। परिवार का प्रतिरोध करना है, राज्य का प्रतिरोध करना है, सरकार का प्रतिरोध करना है, और फिर बस करना है तो करना है। ये 60 और 70 के दशक में एक बार हो चुका है पश्चिम में, खासतौर से अमेरिका में। तो क्या ऐसा तो नहीं कि हमारी जेनजी उसी समय को दोहराने की कोशिश कर रही है? अगर डेटा देखते हैं तो 2016 से 23 के बीच दिल्ली में 4,900, लगभग 5,000 के करीब प्रदेश प्रदर्शन के आंदोलन हुए।
इनमें से अधिकांश आंदोलनों को मुझे बार बार जाना पड़ता है, जाता हूं मैं, हिस्सा लेता हूं जब हम जंतर मंतर जाते हैं, और उसका एक प्रोसेस है। जब हम लोगों को, अगर 50 लोगों को भी एक प्रतिरोध या विरोध प्रदर्शन करना है, तो हम पुलिस से परमिशन लेते हैं, पुलिस को एक पत्र लिखा जाता है और परमिशन मांगी जाती है। पिछले 2016 से 23 के बीच में 5000 के करीब, 4900 से ज्यादा आवेदन हुए। इनमें से अधिकांश को सुरक्षा कारणों से खारिज कर दिया गया। यानी कि प्रदर्शन की गुंजाइश, ध्यान रखिएगा, जब प्रदर्शन होते हैं तो एक तरह का सेफ्टी वॉल्व होता है, क्योंकि ये अवसर है कि व्यक्ति ने अपनी बात कह दी, अब वह किसी विस्फोट में नहीं बदलेगा। लेकिन जब हम इन्हें रोकते हैं तो क्या होता है, तो कुछ हिस्सा तो दब जाता है और कुछ ऑनलाइन निकलने लगता है, क्योंकि ऑनलाइन में तो ये नियंत्रण चलता नहीं है। परिणाम क्या होता है कि एक तरह का प्रेशर लगातार बिल्ट होता जाता है। ये एक ऐसी चीज है। क्या कारण बताए जाते हैं? सुरक्षा के कारण बताए जाते हैं। कहते हैं हम हिंसा नहीं होने देना चाहते, हम हिंसा को रोकना चाहते हैं। बड़ा अच्छा कारण है। हिंसा तो नहीं होनी चाहिए, उसे तो रोका ही जाना चाहिए। लेकिन दरअसल राज्य की यह प्रतिक्रिया कई बार जेन जी को अनकंट्रोल्ड बना देती है, क्योंकि राज्य जो है उस पर भी एक तरह के विवेक की दावेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि हमें उसे भी ध्यान से देखना चाहिए। दिल्ली पुलिस को केवल जैन जी को रोकने की तैयारी नहीं करनी चाहिए। उसे जब आवेदन मिल रहे हैं, जब बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की मांग की जा रही है, उनको रोकने से बचना चाहिए। ऐसा करने से पता लगेगा कि हम एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हैं, और उनको लगातार अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे तो रेडिकलाइजेशन का डर रहेगा। अब आगे चलते हैं और जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो रिस्पॉन्सेज हैं वो होने कैसे चाहिए। दिल्ली को डर किसका है? एक तो आपको रेडिकलाइजेशन का डर है। आपको लगातार ये डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अलगाववाद आने लगे, राष्ट्र की जो हमारी परिभाषाएं हैं, हमारा यूथ उससे भटक ना जाए। ये एक डर दिखाई देता है। कई बार हमें ब्लाइंड रिस्पॉन्सेस का डर दिखाई देता है। हमें पूरी तरह से पता नहीं होता कि युवा किस प्रकार की प्रतिक्रिया करने वाले हैं, और ऐसे में हम हर एक्शन को सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए खतरा मान लेते हैं। मुझे लगता है कि इसे भी समझने की जरूरत है। जब आप एक तरह का कंटिंजेंसी प्लान बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप जो संदेश दे रहे हैं युवाओं को वो ये है कि हम आपसे डरे हुए हैं, हम आपसे चिंतित हैं, हम आपसे सहमत नहीं हैं, आपके तौर तरीकों को हम अच्छा नहीं मान रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें यह संदेश भी युवाओं को, जेन ज़ी को देना चाहिए कि हम उनमें भरोसा करते हैं। कि ध्यान रखिएगा, इस पृथ्वी पर, इस देश पर, इस समाज पर असली हक इन्हीं लोगों का है। यही लोग हमारा भविष्य हैं। बहुत जल्दी गोलचा साहब जो कमिश्नर हैं और विजयन चौहान तो रिटायर हो जाएंगे। ये पीढ़ी तो अंततः युवा पीढ़ी के पास ही रहेगी। अगर हमारा संदेश उनके लिए है ही ये कि हम आप पर भरोसा नहीं करते, हमें नहीं लगता कि आप इस देश को ठीक से चलाएंगे, समाज को ठीक से चलाएंगे, तो फिर हम एक ऐसी पीढ़ी खड़ी कर रहे हैं जिसके पास यह लगातार संदेश है, जिसको लगातार ये कहा गया था बचपन से कि हमें तुम पर भरोसा नहीं है, विच इज नॉट अ नाइस थिंग। हम अपने बच्चों पर, हम जेन ज़ी पर भरोसा करते हैं, और हमें बार बार उन्हें बताना चाहिए कि हम आप पर भरोसा करते हैं। वे क्यों भड़कते हैं? वे इसलिए भड़कते हैं क्योंकि सिविल ट्रस्ट, जो आम जनता का ट्रस्ट है, वो इरोड हुआ है, उसका क्षय हुआ है। हमें उस भरोसे को फिर से स्थापित करने की जरूरत है। क्या तरीका है? देखिए, बहुत आसान तरीका है। बस दिक्कत यह है कि हमें अपनी ईगो छोड़नी पड़ेगी, हमें संवाद करना पड़ेगा। याद कीजिए कि अधिकांश थे हम लोगों को तो जेन ज़ी के लोगों से बार बार बातचीत करनी पड़ती है। बहुत संभावना से भरी हुई पीढ़ी है, बस उनको अवसर ही नहीं मिल रहा कि वे लगातार सत्ता में जो बूमर्स हैं उनके साथ उनका संवाद हो पाए, हो ही नहीं पा रहा है। तो एक पहली चीज संवाद चाहिए, उसी से जुड़ी हुई दूसरी चीज है ट्रांसपेरेंसी चाहिए। अगर प्रदर्शन होते हैं तो उन प्रदर्शनों को लेकर एक सीधा बना बनाया कुछ नियम कायदा होगा ना। जेन ज़ी को लगता है कि कुछ प्रदर्शन तो जो कि बहुत ऑफेंसिव दिखाई देते हैं वो होते हुए दिखाई देते हैं। आप धार्मिक किस्म के बहुत सारे आपको कार्यक्रम होते हुए दिखाई देते हैं, उसकी अनुमति मिल जाती है, उससे ट्रैफिक जाम की समस्या हो, उससे जुलूस की समस्या, उससे शांति बिगड़ने की आशंका हो, तब भी मिल जाते हैं। फिर लेकिन कुछ दूसरे तरह के प्रदर्शन हैं जिनमें परेशानी होती है। अगर आप पैलेस्टाइन के समर्थन में आ रहे हैं तो परेशानी है, अगर आप LGBTQ के समर्थन में आ रहे हैं तो परेशानी है, वहां 50 लोग भी आ रहे हैं तो आपको प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिल रही। तो एक ट्रांसपेरेंसी होने की जरूरत है कि देखिए ये नियम कायदे हैं, इन नियम कायदों को जो जो पूरा करेगा उसे परमिशन मिल जाएगी, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगी। फिर हमारी जो पुलिस फोर्सेस हैं, लॉ एनफोर्समेंट है, उनकी ट्रेनिंग में जेन ज़ी हैंडल करने के लिए जिस किस्म का संयम चाहिए, कभी कभी वो कम दिखाई देता है। सच्चाई है कि लगभग कॉन्स्टेबुलरी जो है,
जो कांस्टेबल लेवल की जो नियुक्तियां हैं वो जिस समुदाय से, जिस समाज से, जिस शिक्षा की स्थिति से उनको लिया जा रहा है, वहां पर इस तरह की संवेदनशीलता कभी कभी थोड़ी कम दिखाई देती है, तो उसे ठीक करने की आवश्यकता है। एंड देन फाइनली द रियल वर्ल्ड इज नाउ इन डिजिटल। असली दुनिया तो डिजिटल हो रखी, क्या वहां पर आपका कोलैब है? क्या वहां आप जेनजी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं या केवल उनको पर सर्विलेंस ही कर रहे हैं? भाई सर्विलेंस ही एकमात्र चीज है या आप सहभागिता भी कर रहे हैं उनके साथ? डिजिटल साझेदारी बहुत जरूरी चीज है, और इसी तरीके से कलेक्टिवली, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव शामिल है, जिसमें कि जुडिशरी शामिल है, जिसमें कि सिविल मूवमेंट्स शामिल हैं, आम जनता शामिल है और मीडिया शामिल है, उनके बीच में एक तरह की कलेक्टिव लेवल पर साझेदारी होने की आवश्यकता है, ताकि बिना मतलब एक पक्ष जो है वह विस्फोटक न बन रहा हो। तो इसलिए जब मैं कहता हूं कि पड़ोस में, चाहे वो नेपाल में हो रहा है या बांग्लादेश में हो रहा है, हमें उससे सीखना चाहिए, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम केवल लॉ एनफोर्समेंट को और मजबूत बना दें कि जब आएंगे तो आपको कुचलना कैसे है। लॉ एनफोर्समेंट अपना काम करेगा, कंटिजेंसी प्लान अपना काम करेगी, डाटा अपना काम करेगा, साइबर टीम सब अपना काम करेगी, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। आपको भरोसा भी दिखाना पड़ेगा इसी जेंजी में, क्योंकि यकीन मानिए, आप चाहें या ना चाहें, दुनिया में सक्सेसर जेंजी ही है। अंततः यह जो सिंहासन है, सत्ता का सिंहासन, उस पर बैठना जेंजी ने ही है। आपको उनकी चिंताओं को बगावत बनने से रोकना पड़ेगा, और ये तभी होगा जब आप उन्हें वह भरोसा देंगे जिस भरोसे के वे हकदार हैं। जेंजी हमारी दुश्मन नहीं है, समाज की दुश्मन नहीं है, हो ही नहीं सकती, ये उन्हीं का समाज है।